स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो है उसके अंदर पाचन तंत्र की जो आहार नाल है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि मुख से शुरू होके गुदा नाल जो होती है और मल द्वार है उस पे खत्म होती है। तो पाचन तंत्र का दूसरा हिस्सा जो अगर हम देखते हैं तो वो होती है पाचन ग्रंथियां। 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? लाल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि जो होती है वो मेन ग्रंथियां होती है हमारे पाचन तंत्र की। तो वन बाय वन हम इनको देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं किसको? लार ग्रंथि को। लार ग्रंथि मनुष्यों में 3 तरीके की होती है। पहली होती है पैरोटिड ग्रंथि या कर्णपूर्व ग्रंथि कहते हैं, फिर अधोजंब ग्रंथि और तीसरी होती है अधोजीवा ग्रंथि। ठीक है। पैरोटिड ग्रंथि या कर्ण पूर्व यानी कान के पहले यहाँ पर पाई जाती है। इन तीनों ग्रंथियों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। नीट में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि कर्ण पूर्व ग्रंथि होती है या पैरोटिड ग्रंथि होती है, वो लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऊपरी द्वितीय झर्णक के पास, ठीक है। अब जैसे ये ग्रंथि है, ये हमारा कान है इस तरीके से, सपोज इसके पास ये पाई जाती है। अब ये अपना जितना भी तरल स्त्रावित करती है, एक चिपचिपा तरल जो होता है, सिरमी तरल जिसको कहते हैं, और उसमें थोड़ी सी श्लेष्मा मिक्स होती है, तो इस तरीके का जो तरल होता है वो स्त्रावित करती है। वो तरल जो है वो एक नलिका रूपी संरचना से होता हुआ आगे बढ़ता है, जिस नलिका को हम स्टेंसन नलिका कहते हैं। और ये स्टेंसन नलिका ऊपरी द्वितीय चर्णक के पास आकर खुलती है। मतलब चर्णक हमारे होते हैं ना ऊपर वाले, कौन कौन से दांतों के 4 प्रकार देखे थे हमने? कृंतक, रज्नक, अग्र चर्णक और च्वर्णक। च्वर्णक क्या होते हैं? पीछे की तरफ होते हैं ना। तो च्वर्णक जो होता है 3 होते हैं, तो 3 में से जो द्वितीय च्वर्णक होता है उसके पास जाके खुलती है और वहां अपना तरल या लार को क्या करती है? छोड़ती है। समझ में आ गया? तो कौन सी नलिका के द्वारा खुलती है? स्टेंसन नलिका के द्वारा खुलती है। फिर होती है अधोजंब। दोनों जबड़ों के मिलने वाला स्थान, ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़ा जहां पे मिलता है वहां पर ये ग्रंथि पाई जाती है। और वार्टन नलिका के द्वारा निचले कृंतक, ये आगे वाले दांत क्या होते हैं? कृंतक। तो निचले कृंतक के पास आकर ये खुलती है और अपना तरल क्या करती है? स्रावित करती है। और ध्यान रखना कि लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन, या जिसको हम बोलते हैं एमाइलेज एंजाइम, जो कि किसका जो है पाचन करने का काम करता है? स्टार्च जो है उसको पचाने का काम करता है, माल्टोस शर्करा के अंदर बदलता है ना। तो ये जो टाइलिन है उसका श्रवण कौन करता है? पैरोटोइड ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर आती है अधोजीवा। अधो मतलब नीचे, जीवा यानी जीभ। जीभ के नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है। ये रिविनस या बार्थोलिन नलिका के द्वारा जीवा के आधार भाग, यानी ये जो जीभ देख रहे हो उसके नीचे वाले हिस्से में क्या होती है? ये ग्रंथि जो है वो क्या करती है? खुलती है। किसके माध्यम से? रिविनस या बार्थोलिन नलिका के द्वारा। तो ये हमारी 3 कौन सी हो गई? लार ग्रंथि। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अग्नाशय ग्रंथि को। ठीक है। सेकंड हम किसको देखेंगे? अग्नाशय ग्रंथि को। ओके। नेक्स्ट हमारी ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि, जो 3 लेयर्स होती है हमारी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एंडोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। ये एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि कहलाती है। क्या है रीजन बेटा मिश्रित प्रकार की ग्रंथि कहलाने का? क्योंकि ये बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह काम करती है। आपको पता है बहिस्त्रावी वे ग्रंथियां होती है जो एंजाइम्स रिलीज करती है, और अंतःस्त्रावी वे होती है जो किसका निर्माण करती है? हार्मोन्स का निर्माण करती है। और हार्मोन्स को किसमें डालती है? रक्त में डालती है। ठीक है। तो बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार से काम करती हैं। अब ये मैंने जो सामने बना रखा है, ये आपको किसकी काट बना रखी है? मैंने अग्नाशय ग्रंथि की काट बना रखी है। अग्नाशय ग्रंथि मालूम है कहाँ पाई जाती है? अगर देखते हैं इसको तो ये अमाशय हो गया। ठीक है। ये छोटी आंत का ग्रहणी वाला हिस्सा हो गया। यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि इस तरीके से क्या होती है? पाई जाती है लीफ के, या हम बोले कि अनियमित आकार सी होती है। इधर ऊपर क्या पाया जाता है? लीवर या यकृत पाया जाता है। तो यकृत जो है वो उससे आने वाली जो पित्त नलिकाएं हैं वो आकर इसमें क्या होती है? इस तरह से मिक्स होती है, और ये फिर छोटी आंत के ग्रहणी वाले हिस्से में खुलते हैं। ठीक है। और ये हो गई अग्नाशय। तो इस तरीके से ये ग्रंथि पाई जाती है। तो इस ग्रंथि के अगर हम काटते हैं तो इसमें दो तरीके का कोशिका समूह देखने को मिलता है। पहला कहलाता है एसिनाई समूह और दूसरा कहलाता है लैंगरहैंस की द्वीपिका। एसिनाई समूह, ये जो मैंने बना रखी है ना फ्लावर जैसी संरचना है, ये एसिनाई समूह होती है। ये कोशिकाओं का समूह जो होता है ये किसका श्रवण करता है? अग्नाशय रस का। ये एक पूर्ण पाचक रस है या पूर्ण पाचक एंजाइम है जो कि ग्रहणी वाले हिस्से में
जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको भी पचाता है, वसा को भी पचाता है और प्रोटीन को भी पचाता है। इसको इसीलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसकी कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं उसके बारे में हम अभी जब पाचन की क्रिया विधि पढ़ेंगे उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है दूसरा, आता है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ये आप दिख रहे हो, ये जो हमारी एसिनाई है इनके बीच में जो कोशिकाओं का समूह देखने को मिलता है वो लैंगरहैंस की दीपिका कहलाता है। इसमें 3 तरीके की कोशिका होती है, अल्फा, बीटा, या तो इन्हें डेल्टा बोल दिया जाता है या गामा प्रकार बोला जाता है ना। तो अल्फा जो है वो ग्लूकेगोन हार्मोन को रिलीज करती है, बीटा जो है इंसुलिन को करती है और डेल्टा जो है सोमेटोस्टेनिन को करती है। ये जब हम अंतःस्रावी तंत्र में ग्रंथियां पढ़ेंगे तो इनका हम काम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। लेकिन हाँ, ये लैंगरहैंस की दीपिका, बाकी जो पूरा पोर्शन है वो योजी उत्तक से भरा हुआ रहता है। योजी उत्तक क्या होता है? जोड़ने वाला उत्तक होता है, उससे भरा रहता है। तो ये हमारी कौन सी ग्रंथि हो गई? अग्नाशय ग्रंथि। और लास्ट अब हम देखेंगे किसको? यकृत ग्रंथि को। देखो बेटा, नेक्स्ट हमारी जो ग्रंथि है वो यकृत ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। अंतःस्रावी आता है तब तो थायराइड ग्रंथि जो पाई जाती है, अदरवाइज जो ग्रंथि अगर सिंपल वे में दिया जाए तो वो यकृत ग्रंथि डायफ्राम के नीचे है जो पाई जाती है। ठीक है, एंडोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। यकृत जो है वो 2 पालियों में विभक्त होता है। 2 मुख्य पालियां होती है, दाईं और बाईं। अगर इसको हम नीचे से इस तरीके से पीछे की ओर देखते हैं तो 2 अतिरिक्त पालियां और नजर आती हैं जिन्हें हम क्वाड्रेट तथा कॉर्डेट के नाम से जानते हैं। बाकी जो 2 मेन होती है वो होती है, दाईं जो होती है थोड़ी बड़ी होती है और बाईं जो होती है वो कैसी होती है? छोटी होती है। दाईं पाली के नीचे, ये दाईं पाली, उसके नीचे एक ग्रीन थैले के समान संरचना दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं पित्ताशय। आगे बात समझ में? तो अब देखो क्या होता है, दाईं पाली और बाईं पाली के अंदर पित्त रस का निर्माण होता है। यकृत किसका निर्माण करता है? पित्त रस का। ठीक है, तो ये जो पित्त रस बनता है दाईं पाली और बाईं पाली के अंदर बनता है, ये पित्त रस जो है सबसे पहले किसमें निकल के आता है? सामान्य यकृत वाहिनियों के अंदर निकल के आता है। बाईं से निकलेगी वो कहलाएगी, बाईं पाली से जो निकलेगी वो बाईं सामान्य यकृत वाहिनी कहलाएगी और दाईं से निकलेगी वो दाईं सामान्य यकृत वाहिनी कहलाएगी। ठीक है, अब ये जो यकृत वाहिनियां आपको दिख रही है ये आपस में आकर क्या हो जाती है? ज्वाइंट हो जाती है। ज्वाइंट होने के बाद ये किससे जुड़ती है? ये ज्वाइंट होने के बाद कहलाती है डक्टस कोलेडस, डक्टस कोलोडोकस कहलाती है। समझ में आ गया? अब इससे, इस डक्टस कोलोडस में कौन आकर और जुड़ता है? ये पित्ताशय है। ये पित्त वाहिनी जो निकलती है, पित्ताशय से क्या निकलती है? पित्त वाहिनी। आ रही है बात समझ में? यानी ये जितना भी पित्तरस है इन दाईं और बाईं पाली में बनेगा वो इस वाहिनी के थ्रू कहाँ स्टोर होगा? पित्ताशय में स्टोर होगा। पित्ताशय में स्टोर होने के बाद जब ये पित्ताशय भर जाएगा तो ये डक्टस कोलोडकस के माध्यम से ये अग्नाशय ग्रंथि से आकर खुलेगा। यहाँ पर इस तरह से ग्रहणी के बीच में अग्नाशय आकर जुड़ती है, मैंने बताया था, है ना। तो इस तरीके से ये अमाशय होता है यहाँ पर, और अमाशय में ग्रहणी इस तरीके से निकल कर आती है अमाशय से। ये अमाशय है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर इसके बीच में ग्रहणी और अमाशय के नीचे यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि होती है। तो डक्टस कोलोडकस जो होती है और ये अग्नाशय से ग्रंथि से जो अग्नाशय नलिका आती है ना, वो दोनों आकर क्या हो जाती है? एक दूसरे के साथ मिल जाती है। और ये जहाँ मिलती है वहां पर एक अवरोधनी पाई जाती है जिसको बाइडोन अवरोधनी कहा जाता है। तो ये होती है हमारी अग्नाशय नलिका। ये क्या है? अग्नाशय नलिका। ठीक है, तो ये बायोडोकस अवरोधनी, फिर अग्नाशय नलिका और ये डक्टस कोलोडकस जब मिल जाती है तो ये खुलती है कहाँ पर? यहाँ पर ग्रहणी में। ठीक है, और ये जो नलिका बनती है उसको कहा जाता है हेप्टा पैनक्रिएटिक वाहिनी। किसके मिलने से बन रही है बेटा? ऊपर से क्या आ रही है? डक्टस कोलोडोकस। ठीक है, नीचे से ये अग्नाशय ग्रंथि, दोनों क्या हो गई है? जुड़ गई है। जुड़ने के बाद जो नलिका बन रही है वो कहलाती है हेप्टा पैनक्रिएटिक वाहिनी। ठीक है, और ये यहाँ खुलती है किसमें? ग्रहणी के अंदर। और ग्रहणी पे जहाँ खुलती है वहां पर भी एक अवरोधनी पाई जाती है जिसको कहा जाता है ओडाई अवरोधनी। बात समझ में आई है? यहाँ पर दोनों दाईं और बाईं पाली से पित्तवाहिनी निकलती है। ठीक है, सामान्य पित्तवाहिनी, पित्ताशय से पित्तवाहिनी निकली। ठीक है,
सॉरी, यकृत से दाई पाली और बाई पाली से यकृत वाहिनी निकली, पित्ताशय से पित्त वाहिनी मिली। जब ये सामान्य वाहिनी से मिल जाती है तो कोलोडोकस बन जाती है। ये आकर मिलती है किसमें, अग्नाशय नलिका के अंदर, और जो नलिका बनाती है उसे बोलते हैं हेप्टा पेंक्रिएटिक वाहिनी। और जहां पर ये हमारी कोलोडोकस मिलती है वहां पर एक अवरोधनी पाई जाती है जिसको बाइडोन कहते हैं, और हेप्टा पेंक्रिएटिक जहां मिलती है वो ओडाई अवरोधनी कहलाती है। समझ में आ गया? ये तो हो गया एक सामान्य उसका ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब इसके अंदर ये यकृत जो है वो कई पालिकाओं से मिलकर बना होता है। ये जो आप षटकोणीय संरचना देख रहे हो इसे कहा जाता है पालिका। तो यकृत की जो पालियां होती है, दाई पाली और बाई पाली, उसमें कई सारी पालिकाएं पाई जाती है। पाली में पालिका, ठीक है, जो कि कैसी होती है, षटकोणीय आकार की होती है। अब इस पालिका में आप देखो क्या पाया जाता है, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है बहुत सारी, ठीक है, इसके कोनों पर, जो कि कई कोशिकाओं से मिलकर, ये यकृत कोशिका, इस यकृत पालिका में देखो यकृत मिला है पालियों से, जिसको हम कह रहे हैं दाई पाली और बाई पाली। ठीक है, इस दाई पाली और बाई पाली में क्या पाई जाएगी, पालिकाएं। अब पालिकाओं में क्या पाई जाएगी, यकृत कोशिकाएं। क्या पाई जाएगी, यकृत कोशिकाएं। यही किसका स्त्रावण करेगी, पित्त रस का स्त्रावण करेगी। समझ आ रहा है? तो ये जो आप देख रहे हो ये यकृत कोशिकाएं हैं। यकृत कोशिकाओं से छोटी छोटी नलिकाएं, यकृत कोशिकाएं जितना भी पित्त रस स्त्रावित करेगी छोटी छोटी नलिकाओं में आएगी, जिसको कहेंगे केनाक्यूली। ठीक है, कई सारी कोशिकाएं होती है, ये देख रहे हो आप, कई सारी यकृत कोशिकाएं, ये जाकर इनसे कई सारी नलिकाएं निकलती है। ये सब नलिकाएं जुड़कर आपस में नलिका बनाते हैं जिसको कहते हैं हैरिंग्स नलिका। ठीक है, हैरिंग्स नलिका जो है वो जाकर किसमें खुलती है, पित्त नलिका में। पित्त नलिका किसमें खुलती है, यकृत निविका शिरा में। और ये इसके आगे क्या जुड़ी हुई होती है, यकृत धमनिका। पित्त नलिका, यकृत निविका और यकृत धमनी मिलकर निविका त्रिक बनाती है। आगे बात समझ में? तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, यकृत कोशिका, केनाकुली, हैरिंग्स, फिर पित्त नलिका में आके खुलती है, ये केंद्रीय शिरा है। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा जो इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये कोशिका पट्टी बनती है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, कोशिका पट्टी। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारे, अब ये कोशिका पट्टी के बीच में आप देख रहे हो गैप, इस गैप को शिरा पात्र कहा जाता है। क्या बोला जाता है, शिरा पात्र। इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोशिका पाई जाती है जिसको कहा जाता है कुफर कोशिका। ये कुफर कोशिका किसका भक्षण करती है, मृत आरबीसी का भक्षण करती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यकृत की ओतिकी हम देखते हैं। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर ये पित्त वाहिनी हो गई, यहाँ पे शिरा और यहाँ पर धमनिका, इस तरीके से ये पाई जाती है। ये पित्त नलिका हो गई, ठीक है, ये यकृत निविका शिरा हो गई और ये धमनी हो गई। तो ये मिलकर तीनों क्या बनाते हैं, निविका त्रिक बनाते हैं। तो मैंने इसमें दिखा नहीं दिखा था, मैंने दिखा दिया है डायग्राम। ठीक है, उसके बाद इस पालिकाओं के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको कहा जाता है गिल्सन संपुट। समझ आया? तो जो पालियां होती है उसमें पालिकाएं उपस्थित होती है। पालिकाएं जो है कई कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है जिन्हें यकृत कोशिकाएं कहते हैं। यकृत कोशिकाएं जो होती है एक पट्टी का निर्माण करती है जिसे हम यकृत कोशिका पट्टी कहते हैं। इस पट्टिका में यकृत कोशिका, उनसे निकलने वाली केनाकुली और कोनेकुली मिलकर क्या कहलाती है, हैरिंग्स नलिका। हैरिंग्स नलिकाएं जो होती है वो पित्त नलिका में खुलती है। पित्त नलिका जुड़ी होती है यकृत निविका शिरा से और यकृत धमनी से। आगे बात समझ में? ये तीनों मिलकर क्या बना लेते हैं, निविका तंत्र बना लेते हैं। और जो भी कोशिकाएं होती हैं, ये जो आप यकृत की कोशिका पट्टियां देख रहे हैं, उनके बीच में जो गैप होता है उसको शिरा पात्र कहा जाता है। और शिरा पात्र में पाई जाने वाली कोशिकाएं कुफर कोशिका कहलाती है, जो कि मृत आरबीसी का भक्षण करती है। आगे बात समझ में? तो ये हमारी यकृत की क्या हो गई, संरचना हो गई।